चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आज एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नशा मुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और आपदा पीड़ित पुनर्वास से जुड़े कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर में जिला चंबा के विभिन्न हिस्सों से आए पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और विद्यार्थी तथा अन्य नागरिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने कहा कि नशा मुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने वाला हर व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे का सेवन न करें और ऐसे मित्रों से दूरी बनाएं जो नशे का सेवन करते हों। कार्यक्रम में निःशुल्क कानूनी सहायता, नशा मुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और आपदा पीड़ित पुनर्वास के विषय में अधिवक्ता, शिक्षकों, छात्रों और पुलिस अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा प्रीति ठाकुर ने मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व पर अपने विचार साझा किए। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा बचाव दल, भारतीय स्टेट बैंक और विभिन्न विभागों द्वारा अपने योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल भी लगाए गए। समापन के उपरांत मुख्य अतिथि ने सभी प्रदर्शनी बूथों का विस्तृत अवलोकन किया। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए जो हमारी नशे में जो पीढ़ी डूब रही है उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। और इच्छा शक्ति भाषण से नहीं आएगी, बोलने से नहीं आएगी। उसके अंदर बचपन से एक दृढ़ निश्चय पैदा करने वाली शिक्षा उसको देनी पड़ेगी। और उस शिक्षा में संस्कार के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रोजगार की कमी से नशे की तरफ जाता है, लेकिन वही जाता है जो संस्कार युक्त नहीं होता है। ऐसे भी लोग देखे जो संस्कार के कारण कहीं फिसलने से, कुछ भी फिसलन में जरा भी नहीं फिसलते, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, चाहे नशा हो, लेकिन कोई सब कुछ होते हुए भी नशे में चला जाता है। तो मूल बात यही आती है कि शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा देने से ही अगली पीढ़ी जो है वो सशक्त रूप से नशे का विरोध या प्रतिरोध कर सकेगी। क्योंकि फिसलन बहुत बड़ी है, भटकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कारण बहुत ज़्यादा हैं जिनका हवाला देकर युवा को भटकाया जाता है कि इसको करने से तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम खुशी महसूस करोगे, तनाव नहीं रहेगा, गम नहीं रहेगा। तो गमी हो या खुशी, उसको मनाने के लिए बहाने मिलते हैं, लेकिन वो कौन रुकता है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संस्कारों पर टिका रहता है। तो मूल रूप से संस्कार, और फिर उसके साथ साथ ही उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, उसके लिए परिवार की व्यवस्था, खेलने के लिए, कूदने के लिए मैदान। और सबसे बड़ी बात जो वक्ताओं ने भी आज बोली कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर समय दें। वो खुद भी मोबाइल में, बच्चे भी मोबाइल में, और सब एक्सपोज़र दुनिया भर का इंटरनेट से होता है। तो वो अच्छे की ओर आदमी देरी से जाता है, बुरे की ओर जल्दी आकर्षित होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो उसमें से अच्छा मिले तो वो परिवार की तरह एक खाना इकट्ठा खाएं, इकट्ठा चर्चा करें, कोई कार्यक्रम देखना है तो इकट्ठे बैठ के देखें। तो जब ऐसा होता है तो बच्चा भी परिवार से जुड़ा होता है और वो टिक पाता है समाज में थपेड़ों से, जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उनसे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या संदेश है? पर्यावरण संरक्षण जो मैंने कहा पहले भी मैं से शुरू होता है। मैं क्या कार में बैठा हुआ कुछ खाने के बाद लिफाफा छिलका तुरंत सड़क पर फेंक देता हूँ? क्या मैं अपने कमरे की बिजली बंद करता हूँ? क्या प्लास्टिक की बोतल का थोड़े से 2 घूंट लेके उसको फेंक देता हूँ? ऐसे क्या पेड़ लगाने के लिए मैं सबको कहता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मैं अंधाधुंध पेड़ काट देता हूँ। औरों को कहता हूँ कि जल को साफ़ रखना चाहिए, लेकिन अगर आप मलमूत्र फेंकने के लिए मैं जल में खुले तौर पे उसको फेंक देता हूँ। तो ये अपने से शुरू होता है। तो समाज के हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना होगा, और जो इस कर्तव्य को नहीं समझते वो कितना भी ऊंचा हो उसको नीचा दिखाना पड़ेगा। जो उसको जो ये भाव हो गया कि नियम तोड़ने से पर्यावरण दूषित करने से मैं बड़ा बनता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, मैं पेड़ काट सकता हूँ, उसको छोटा ही समझना चाहिए और उसको सामाजिक मान्यता नहीं देनी चाहिए। जो समाज विरोधी काम करते हैं उनको जब तक आप वरमालाएँ फूल मालाएँ पहनाते रहेंगे, पुष्पगुच्छ देते रहेंगे, तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। जो गलती करता है उसको समाज जब तक दंड नहीं देगा, नीचे नहीं गिराएगा, तो किसी भी समस्या का हल नहीं होता। एक अंतिम प्रश्न। जिला में तो प्रथम चरण में कर रहे हैं। मंडी से माननीय न्यायाधिपति जस्टिस सूर्यकांत जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं, वो जब नालसा के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन थे, तब से ये काम का आह्वान उन्होंने मंडी ज़िले से हिमाचल में शुरू किया था। अब ये सब ज़िलों के मुख्यालयों पर भी हो रहा है और उपमंडल स्तर पर भी होगा और गांव में पंचायत में भी होगा, लेकिन सहभागिता फिर भी समाज की ही होगी। हम केवल जाकर बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन जब तक समाज सहभागी नहीं होगा तब तक समस्याओं का अंत नहीं होगा। उदाहरण ये दूंगा कि दहेज विरोधी कानून बना, करप्शन के खिलाफ कानून बना, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि समाज ने ख़त्म नहीं किया। तो वैसे ही नशे के खिलाफ कानून बने हैं, मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन ख़त्म कब होगा? जब समाज उठ करके उसको सोशल सैंक्शन को ख़त्म करेगा, नशे करने वाले को हटाएगा अपने प्रथम स्थान से। एक उदाहरण देता हूँ, विवाह एक पवित्र यज्ञ होता है। रामायण में मैं दोबारा उदाहरण दूंगा कि मारीच और सुबाहु सुरापान करके उसमें हड्डियां डाल के यज्ञ में खलल करते हैं। तो राम विश्वामित्र की मदद के लिए उनका वध करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम अपने परिवार में जब शादी ब्याह यज्ञ होता है तो क्या करते हैं? तो राक्षसी कृत्य करके देवत्व की कामना कैसे कर सकते हैं? कैसी संतान की कामना हम कर सकते हैं? कैसे वैवाहिक जीवन की कामना? तो इसलिए संस्कार फिर हट के आता है कि संस्कार और संस्कार के लिए समाज का जागरण, और समाज का जागरण कार्यक्रमों से नहीं, वो हर व्यक्ति के कर्म से प्रतिलक्षित होना चाहिए। सर वो पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे बोलूँगा। आपने स्वयं कहा कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। नैतिक शिक्षा पढ़ाना और जीवन में उतारना दो अलग अलग पहलू हैं, और उसके लिए विद्यालय तो है ही, लेकिन परिवार भी उसका प्रथम केंद्र है। हम अपने परिवार में कितनी चर्चा इन विषयों पर करते हैं? क्या परिवार में बैठ के रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर कहीं पर कोई चर्चा करते हैं? नहीं करते। हम मनोरंजन के साधन कहीं और ढूंढते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मनोरंजन भी शिक्षा का दायी बनाया था। उस वक्त भी वो नाच गाना जानते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को समर्पित किया। तो वो पूजा भक्ति के लिए नहीं, वो समाज को याद रहे कि राम का जीवन क्या था, कृष्ण का जीवन क्या था। तो वो हम चर्चा जब घर में करेंगे तो पुस्तकों में हो या ना हो, पुस्तक में तो लिखा है कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोल पाते हैं? उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास वो बचपन से, परिवार से, फिर विद्यालय में आता है। हाँ, शिक्षा में और सुधार हो सकते हैं, उसकी संभावना हमेशा रहती है। मैं नहीं कहता कि वो पर्याप्त है। समय के साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकता हो उतने अध्याय जुड़ते जाने चाहिए, लेकिन उसमें केवल पुस्तकों पर या केवल स्कूल में पेपर पास करने पर वो नैतिकता नहीं आती। नैतिकता तो अंदर से आएगी, और अंदर के लिए उसको व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा उसके साथ। सर, कानून से
आपके यहाँ एएसपी थे थोड़े दिन पहले, एक प्रभावशाली परिवार का बच्चा कुछ करता हुआ पाया गया, उस पर केस बना है। तो अगर आम आदमी के लिए होता तो उस खास आदमी के बच्चे के लिए ऊपर केस क्यों बनता? हाँ, अवधारणा बनाने के लिए सामान्यता ऐसा होता है, व्यक्ति को लगता है, और वो हम मनुष्य में अंतर होता है। हम भी अपने जीवन में कोई टाई लगा कर आए, उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, कोई पहन के आए उसको धरती पर बिठाते हैं, तो वो, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। उसकी अनुपालना करने वाले कौन, उसको सजा देने वाले कौन हैं, क्या वो कानून किस तरीके से सोचते हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है, और कम से कम मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, इनकी गारंटी ले सकता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ उनकी गारंटी ले सकता हूँ कि कानून हमारी नज़र में सबके लिए बराबर है। छोटा आए, बड़ा आए, सरकार आए, आम आदमी आए, हमारा निर्णय तथ्य पर आधारित होता है। वो निर्णय गलत हो सकता है, हमारी समझ के अनुसार गलती लग सकती है, लेकिन वो छोटा बड़ा देखकर नहीं होता है। थैंक यू।